हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, अपना जो साइंस पेडागोजी है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेल्युएशन। ठीक है, हमें यहाँ पे इवेल्युएशन करना है और इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, तो ये अपना साइंस पेडागोजी का थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा। और साथ में बच्चों कल एक टॉपिक होगा टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, वहां पर भी इसके क्वेश्चंस हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं साइंस पेडागोजी में इसके। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, जैसे आपने कक्षा में बच्चों को मेजर किया कि ये 90% वाला बच्चा है, ठीक है, ये 60% वाला बच्चा है, ये 40% वाला बच्चा है, सबको मेजर कर दिया, सबके अंक देख लिए, तो आपने वो क्वांटिटी के हिसाब से बताया कि किसके नंबर इतने हैं, इसके नंबर इसके हैं, इतने हैं। तो आपने जो मेजरमेंट किया, जो मापन किया, वो एक क्वांटिटी के हिसाब से किया है। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होता है, जो किसी भी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करना, डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से आपने उसको अलग अलग किया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मेजरमेंट क्या होती है बच्चे? क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, असेसमेंट अपना क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। इसमें बच्चे का हर तरीके की जजमेंट ली जाती है कि बच्चा कैसा है। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटेटिव। और जो दोनों का मिक्स क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव अपना होता है इवेल्युएशन। ठीक है, फाइनल होता है वो अपना होता है इवेल्युएशन, फाइनल जजमेंट होती है अपनी इवेल्युएशन। तो मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट किसी भी वस्तु को मापना। ठीक है, क्वांटिटेटिव मापना, तो ये क्या है? मेजरमेंट। जो फर्स्ट स्टेप होता है मेजरमेंट का, ये फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें पता तो हो कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं, पता तो हो कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट। अब सेकंड अब बच्चों हमारा असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट होता है आकलन, बच्चे का शैक्षिक और से शैक्षिक। ठीक है, बच्चे का शैक्षिक और से शैक्षिक पक्ष की जानकारी लेना। मतलब क्या है? बच्चा जैसे पढ़ाई में कैसा है, ठीक है, मतलब बुक वगैरह इसमें कैसा है, बुक किसमें, प्लस से शैक्षिक। से शैक्षिक मतलब बच्चा है फुटबॉल खेलने में कैसा है, पेंटिंग करने में कैसा है। ठीक है, या फिर जैसे कुछ भी और जो चीजें, ड्राइंग, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। तो स्पोर्ट्स में या फिर पेंटिंग वगैरह में इसमें बच्चा कैसा है, ये हर तरीके से मूल्यांकन करना, ये होता है अपना असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है? एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है असेसमेंट कितने टाइप का होता है? तो असेसमेंट बच्चों देखो यहाँ पे 4 टाइप का, यहाँ पे सेल्फ लिख लेना, सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, हम खुद ही अपना असेसमेंट कर ले। अब आपका पेपर है, पास में आया हुआ है, तो आपको खुद ही असेसमेंट कर रहे हो अपना कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, मुझे ये चीज आ रही है, मुझे ये चीज आ रही है। ठीक है, सेकंड असेसमेंट कौन सा होता है? सहपाठी आकलन करे आपका, मतलब अगर दो बच्चे आपस में मिलकर पढ़ रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपको बताए कि आप तेरा है ना ये पोर्शन वीक है। ठीक है, वो है सहपाठी वाला आकलन। थर्ड है व्यक्तिगत आकलन, मतलब मैं किसी का वाइवा लूं, ठीक है, इंडिविजुअल का, तो मुझे पता चलेगा कि इंडिविजुअल असेसमेंट करूंगी कि इसको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। ठीक है, और फोर्थ है ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट क्या होता है? जैसे लैब के अंदर हमें ग्रुप में मतलब चीजों को बताया जाता है, या फिर क्लास में ग्रुप बना दिया जाता है, वहां पर आकलन होता है बच्चों का। तो ये क्या बच्चों? ग्रुप असेसमेंट। तो असेसमेंट कितने टाइप का होगा? 4 का। खुद बच्चे आकलन करते हैं, पीयर पीयर वाला आकलन करवाता है, इंडिविजुअल असेसमेंट होती है, और फोर्थ है ग्रुप असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो शैक्षिक पक्ष है बच्चों, वो कितने टाइप का होता है? मतलब जो स्कूल में कितने टाइप से हम बच्चे का आकलन करते हैं, एक स्कूल के दौरान बच्चे का आकलन कितने टाइप से किया जाता है? तो वो 2 टाइप से किया जाता है। ठीक है, 2 टाइप से किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और समेटिव, वर्ड पर बिल्कुल फोकस करना है कि फॉर्मेटिव होता है इनफॉर्मल होता है, फॉर्मेटिव होता है इनफॉर्मल होता है, और समेटिव होता है फॉर्मल होता है। कैसे? अब देखो, फॉर्मेटिव क्या होता है? टाइम टू टाइम असेसमेंट होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम, वीकली भी हो सकता है, कोई क्विज करवा रहे हो वो भी फॉर्मेटिव है, यूनिट टेस्ट ले रहे हो फॉर्मेटिव है, होमवर्क दे रहे हो फॉर्मेटिव, असाइनमेंट दे रहे हो फॉर्मेटिव। ये सारे क्या है? इनफॉर्मल है। ठीक है, लेकिन फॉर्मल क्या होगा? आप टर्म टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, 6 महीने में बिल्कुल पेपर होंगे आपके, और अगले 6 महीने फिर से पेपर होंगे, बिल्कुल फॉर्मल है, औपचारिक है। ठीक है, आप एनुअल एग्जाम ले रहे हो, बिल्कुल फॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मेटिव। अब फॉर्मेटिव के अंदर क्या बोल रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग।
इसमें क्या होता है बच्चों, जो टीचर है ना लर्निंग के दौरान पढ़ाते टाइम ही बच्चे से पूछने लग जाता है। मतलब जैसे अब मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाऊं और पढ़ाते पढ़ाते ही मैं तुमसे कुछ पूछने लग जाऊं, तो वो बीच के अंदर जो पूछना वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर मतलब बीच में कुछ पूछ सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम कभी भी आकलन कर सकते हैं बच्चे का। ये होता है अपना फॉर्मेटिव। ठीक है, समेटिव क्या होता है बच्चों, फॉर्मल होता है। इसके अंदर आपको जो वर्ड है बिल्कुल याद रखने, पेन पेपर टेस्ट आपसे सीधा पूछेगा, पेन पेपर टेस्ट फॉर्मेटिव है समेटिव है, या फिर बोलेगा फॉर्मल है इनफॉर्मल है। तो ये वर्ड याद रखने, ट्रम टेस्ट फॉर्मल है इनफॉर्मल है। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट बिल्कुल याद रखने ये वर्ड। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसका मतलब क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, एक टीचर ने कंप्लीट पार्ट को पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने तुम लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया और उसके बाद मैं अगर पूछूं कि बताओ ये चीज कैसे है, तो वो होता लास्ट के अंदर पूछना। ठीक है, वो होता समेटिव। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग होता उसी टाइम पार्ट के बीच में ही पूछ रही हूँ, तब क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इंटीग्रल सॉरी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। देखो शिक्षण है ना, जो टीचिंग है वो लर्निंग का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज वन ऑफ इंटीग्रल पुट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट है इज वन ऑफ इंटीग्रल, एक है इंटीग्रल पुट ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मतलब अभिन्न अंग मानो फॉर्मेटिव असेसमेंट को। ठीक है, ये लाइन हिंदी में थोड़ी सी शायद मिस्टेक रखी है। जो रचनात्मक आकलन है ना बच्चों, वो एक अभिन्न अंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि बार बार टाइम टू टाइम आप बच्चे से पूछ रहे हो, इसका मतलब बच्चे एक्टिव होंगे, स्तर करेंगे कि ये टीचर तो बीच में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। वीकली करवा रहा है, क्विज करवा रहा है, यूनिट टेस्ट दे रहा है, होमवर्क दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, तो ये टीचर तो मतलब बच्चे को एक्टिव रख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कभी भी मतलब बच्चा इसमें एक्टिव होगा, ये एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ऑन डेली बेसिस पे होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बच्चे की देखो, अब मैं किसी बच्चे से कंटिन्यू क्वेश्चन कर रही हूँ क्लास के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस कैटेगरी का, ये बच्चा इस कैटेगरी का और ये बच्चा इस कैटेगरी का। इस बच्चे को सारी चीजें आती है, ये बच्चा थोड़ा धीरे समझता है, कम मतलब बता पाता है, तो इट कैन बी डायग्नोज और रेमिड, मतलब बच्चे का डायग्नोज भी हो जाता है वहां पे रेमिड। तो अब देखो एक चीज यहाँ से क्या तुम्हें क्या समझना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही डायग्नोज और रेमिड आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही डायग्नोज और रेमिड आते हैं। ठीक है, मतलब डायग्नोज होता है किसी चीज का पता लगाना, रेमिडी होता है उस चीज का इलाज करना। ठीक है, निदान व उपचार। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यूनिट टेस्ट है, डिबेट है, क्वेश्चनियर है, फीडबैक देना, बच्चे को फीडबैक भी देना इसी के अंदर होता है। सेकंड है समेटिव, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप अच्छे से पढ़नी है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, सबने दिया हुआ है, समेटिव तो सारे ही हैं। ठीक है, असेसमेंट अकर इन ट्वाइस, एक साल में 2 बार पेपर होते थे हमारे भी। ठीक है, इट मेजर द अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बच्चे के अचीवमेंट को साल के अंदर ही मेजर किया जाता था कि ये बच्चा टॉप पे है, ये बच्चा वीक है, मतलब ये बच्चे 60% वाला है। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है समेटिव असेसमेंट के बारे में। इससे ही रिजल्ट बनता है, समेटिव से ही हमारा रिजल्ट बनता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं से निकालते थे। इट कैन नॉट बी डायग्नोज रेमिड। अब आप एक चीज देखो, एक बच्चा है जो हर पूरी साल पढ़ाई के अंदर बिल्कुल अच्छा रहा, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर था, मतलब टॉपर था, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम के टाइम वो बीमार हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है उसको, तो वो पेपर अच्छे से नहीं दे पाया। तो इसने तो नहीं बताया, उसने रिजल्ट निकाला तो बच्चा लास्ट में निकल जाता है। तो ये डायग्नोज ही नहीं कर पाया कि ये बच्चा इंटेलिजेंट था, इसने सिर्फ वो ही देखा जो पेपर के अंदर लिखा था, रिजल्ट वही बनाया जो पेपर में था, तो उस बच्चे का मतलब डायग्नोज भी नहीं हुआ, रेमेडी भी नहीं हुआ। लेकिन जो फॉर्मेटिव है उसके अंदर सारी चीजें देखी जाती कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, क्लास के अंदर इसकी क्या मतलब अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये है इसमें, तो ये जो वर्ड है इट कैन नॉट बी डायग्नोज एंड रेमिड, ये ध्यान रखना है, ये निदान उपचार नहीं होता इसमें, इसमें श्रेणी होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये कैटेगरी होती है। अब बच्चों देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन, जो मतलब तुम लोग वो रहते हो उसमें थोड़े परेशान रहते हो, अधिगम फॉर मतलब अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, मतलब क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग है, ये काट देना यहाँ से, मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, इस मॉडल में अध्यापक बच्चे का निदान व उपचार करता है, बच्चे की कमियों का पता लगा के उसे दूर किया जाता है। मतलब ये साथ साथ ही अगर टीचर पूछ ले बच्चे से साथ साथ ही पूछा जाता है। ठीक है, और साथ साथ ही उसकी
उसको नहीं आ रहा, उसमें कुछ भी मतलब उसको मिस्टेक लग रही है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो साथ के साथ ही उसकी कमियों को दूर कर दिया जाता है। इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। ये 4-5 है, याद रखने। अधिगम फॉर लर्निंग, अधिगम इन लर्निंग, सॉरी, लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। तो ये चारों के चारों अच्छे से समझने हैं। यहाँ पर बीच में ही टीचर क्या करता है, बच्चे को बता देता है। ठीक है, कमी को दूर किया जाता है। सेकंड देखो, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, ये ना तो सीखने के दौरान होता है ना सीखने के बाद होता है, ये अपने ही हिसाब से आकलन होता है। मतलब जो साथी समूह आकलन करते हैं ना, ये उसमें आता है, जो साथी समूह आकलन करते हैं। इस मॉडल में टीचर बच्चे का ग्रुप बनाता है योग्यता के आधार पर। ठीक है, अब जैसे एक दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है जो बच्चा बिल्कुल सेम कैटेगरी का इस ग्रुप के अंदर डाल दिया। ठीक है, समान योग्यता वाले बच्चों का समूह, और एक है जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट योग्यता, मतलब किसी को माइनस आता है, किसी को प्लस आता है, किसी को भाग देना आता है, वो एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, ये आपस में सिखाते रहेंगे, यहाँ पर समान योग्यता वाले बच्चे। ठीक है, तो ये दो टाइप के ग्रुप यहाँ पर बनते हैं। बच्चा आपस में एक दूसरे का निदान व उपचार करते हैं, यहाँ पर बच्चे आपस में सीखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। ठीक है, निर्माणकारी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। ये निर्माणकारी अप्रोच है बच्चों। यहाँ पर बच्चा कुछ निर्माण करता है, कुछ चीजें समझता है, सीखता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव होता है। जो आपस में समूह बनाकर जो बच्चे काम करते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पर देखो, सेम का ग्रुप बना दिया, ये एक अलग कैटेगरी का सेम का ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप इसको सिखाएगा, ये ग्रुप इसको सिखाएगा। ठीक है, ये आपस में सिखाते हैं, ये बच्चे ही मतलब आपस में अलग अलग कैटेगरी के, तो ये इसको सिखाएगा, ये इसको सिखाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड, यहाँ पर सभी बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है इसमें बच्चों? देखो, इसमें ये होता है कि मानो सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चे का। ठीक है, बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप लोग अपनी रिवीजन करोगे पेपर में, तो आप क्या करोगे? आप सेल्फ डायग्नोज करोगे चीजों को कि आपको ये नहीं आ रहा। ठीक है, आपको ये आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद क्या करोगे? वो जो मतलब आपने सेल्फ डायग्नोज किया है, उसके बाद जो उसकी रेमेडी है, मतलब उसका जो उपचार है, मतलब आपको नहीं आ रहा तो आप टीचर को बताओगे कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, तो टीचर आपको समझाएगा। तो ये होता है असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें क्या करता है बच्चा? सेल्फ डायग्नोज करता है। बच्चा क्या करता है बच्चों? सेल्फ डायग्नोज करता है। और जो उसका उपचार है वो कौन करता है? टीचर करता है। ठीक है, उसका उपचार टीचर करता है। अब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है? मतलब सीखने के बाद, मतलब जैसे क्लास में टीचर ने समझाया और सारे टॉपिक खत्म होने के बाद टीचर ने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट है, गेनफुल लर्निंग है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखने हैं आपको। अब देखो, इवेल्युएशन क्या होता है बच्चों? मूल्यांकन। मूल्यांकन, दोनों चीजें जुड़ी होती है। मूल्यांकन में देखो क्या होता है? क्वांटिटेटिव अप्रोच भी होती है और क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक है, दोनों का मिक्सर होता है ना बच्चे का, मतलब ओवरऑल चीज, ओवरऑल आकलन करना, वो क्या होता है? मूल्यांकन। क्वांटिटेटिव भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो वो क्या है बच्चों? हमारा इवेल्युएशन। ठीक है, वो क्या हमारा? इवेल्युएशन। अब देखो, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे सीसीई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। मतलब कंटिन्यूस भी होना चाहिए और कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन भी होना चाहिए। कंटिन्यूस तो मतलब बच्चों सतत, मतलब लगातार, पूरे साल इवेल्युएशन। ठीक है, पूरे साल होना चाहिए। और व्यापक, मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष का होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो पूरे साल होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब व्यापक, जैसे अब आप पढ़ाई में कैसे हो उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, आप स्पोर्ट्स में कैसे हो उसका मूल्यांकन होना चाहिए, आप पेंटिंग में कैसे हो, मतलब टोटल ओवरऑल जो मूल्यांकन होता है वो होता है सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। ठीक है, अब देखो, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे। कंसेप्ट हमारा इतना ही था, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर मुझे बताओगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है हमारा? अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाइयों को पहचानने के लिए अध्यापकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यविधि किसका अंश है? किसका अंश है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो सभी के सभी गलत करेंगे और इसका जवाब आप मुझे बताओगे ठीक था या नहीं था। देखो, किसका अंश है? ये अंश नहीं लिखा होता ना तो इसका आंसर कुछ और होता। अब ये अंश है तो कुछ और आंसर है। कैसे? देखो, अगर हमें किसी चीज को पहचानना है, इसका मतलब वो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक। ठीक है, असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट।
अब ये पूछा कि डायग्नोस्टिक, जो डायग्नोस्टिक है, निदान है, वो किसके अंदर आता है, जो डायग्नोस है वो किसके अंदर आता है, तो बच्चों वो हमारा फॉर्मेटिव के अंदर आता है। ठीक है, ये अंश लिख दिया ना, यहाँ पे अंश लिख दिया, तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मेटिव के अंदर आता है। ठीक है, तो जो अध्यापक है वो निदान करने के लिए जो उपयोग करता है, डायग्नोसिस उपयोग करता है, ठीक, निदानात्मक उपयोग करता है, लेकिन वो निदान है वो किसके अंदर आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, इसका है बच्चों बी। नेक्स्ट देखो, किस प्रकार का मूल्यांकन अधिगम की कमियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मूल्यांकन होता है, डायग्नोस्टिक। ठीक है, मतलब हम चीजों को, ये वो तो था अंश, वो किसके अंदर है, फॉर्मेटिव के अंदर है, बट यहाँ पे तो डायग्नोसिस के बारे में ही पूछा है, निदानात्मक के बारे में ही पूछा है, तो वो क्या है, किस प्रकार का मूल्यांकन अधिगम की कमियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, नैदानिक। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखो, अधिगम की कठिनाइयों को खोजा जाता है, किससे खोजा जाता है अधिगम की कठिनाइयों को, सिंपल है बच्चों, आप बता सकते हो बी, डायग्नोस्टिक। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो पता चलेगा उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, समेटिव फॉर्मेटिव तो उसके, फॉर्मेटिव का तो अंश है डायग्नोस्टिक, और समेटिव का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। तो डायग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोस्टिक किसका आंसर, फॉर्मेटिव का, पर यहाँ अंश नहीं पूछा, यहाँ पर तो चीज ही पूछी है कि कौन है जो पता लगाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ही पता लगाता है। ठीक है, बस एक अंश को देख लेना और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब इसमें उसमें मत आ जाना कंफ्यूजन में, एक अंश अगर पूछे तो फॉर्मेटिव, बाकी सारे में डायग्नोस्टिक लिखोगे आप। ठीक है, अब देखो, कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन रेफर टू असेसमेंट, कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन है वो क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन जो कंटिन्यूस होता है, लगातार विकास, कॉम्प्रीहेंशन शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्र दोनों का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो हमें सीधा ही दिख रहा है थर्ड। ठीक है, सीधा ही दिख रहा है थर्ड ऑप्शन। द मोस्ट, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच। देखो बता, ये कोई क्वेश्चन था पूछने का, ए आंसर क्या आएगा इसका, ए कंटिन्यूस, इससे ऊपर तो मूल्यांकन कर ही नहीं सकते, कंटिन्यू लगातार पूरी साल, कॉम्प्रीहेंशन मतलब शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों, सशैक्षिक। ठीक है, दोनों का, तो निरंतर और विस्तृत या व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, देखो, समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड बी मेनली फोकस, किसके ऊपर फोकस करता है समेटिव असेसमेंट, विद्यार्थियों की पढ़ने की कठिनाइयों के क्षेत्र का, मुख्यतः व्यवहारिक निपुणताओं अच्छा का परीक्षण, महत्वपूर्ण सिद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण, अवलोकन निपुणता का। देखो बताओ इसका आंसर, अच्छा है ये साइंस का पूछा। देखो साइंस, यहाँ पे एक वर्ड है साइंस, इतने छोटे छोटे वर्ड से ही हमें आंसर निकालना है यहाँ पे। देखो साइंस के अंदर बच्चों क्या होता है, थ्योरी होती है, थ्योरी होती है प्लस प्रैक्टिकल होता है। साइंस के अंदर यही दो चीज होती है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है कि हमें जो साइंस है वो मेन फोकस किस पे करती है, तो प्रैक्टिकल स्किल पर करती है मेन फोकस। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल पर करती है मेन फोकस साइंस, तो आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, अब देखो, प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में बी गिवन ड्यू टू एम्फेसाइज इन ऑर्डर, प्रैक्टिकल वर्क है साइंस में वो किसके ऊपर जोर देता है, विद्यार्थियों को सैद्धांतिक संकल्पनाओं को स्थापित करने में मदद होगी, हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इंप्रूव द परसेंटेज। ओहो, ये तो वर्ड बोलना भी मत तुम, पेडागोजी के अंदर पाप है ये ऐसे वर्ड, इंप्रूव द परसेंटेज, ग्रेड, ये मत बोलना बिल्कुल भी। हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड, विद्यार्थियों का समय निष्ठा और नियमितता का नहीं, रेगुलरिटी, ये भी नहीं बोलना। तो देखो प्रैक्टिकल क्यों करवाया जाता है बच्चों, क्योंकि थ्योरेटिकल जो थ्योरी पढ़ी है ना हमें, वो साइंस में हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी हमें आती है नहीं आती है हमें किससे पता चलता है, प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है प्रैक्टिकल कंसेप्ट वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे, मतलब जो साइंस है प्रैक्टिकल वर्क है वो किसको वेरीफाई करता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अगर आ रहा नहीं आ रहा वो किससे पता चलेगा, प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पर साइंस में थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाला आएगा। ठीक है, टू राइज द स्टैंडर्ड टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन, शिक्षक को बेहतर वेतन देना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना, स्कूली इमारतों को बेहतर बनाना। ये तो कोई भी दे सकता है, इसका आंसर तो ए है, सबको पता ही है। विद्यार्थी का इवैल्यूएशन करना कंटिन्यूसली। ठीक है,
कंटिन्यूसली इवेल्युएशन करना। नेक्स्ट देखो, स्कूल का प्राध्यापक अपने स्कूल में अध्यापकों की गुणवत्ता आंकना चाहता है। ओके, इसके लिए उसके द्वारा किए जाने वाले उपयोग में से कौन सा सबसे उपयोगी होगा? ठीक है, अध्यापक को जांच रहा है यहाँ पे, तो अध्यापकों को समय मूल्यांकन प्रपत्र भरने के लिए कहना। अच्छा ठीक है, अध्यापकों से व्यक्तिगत रूप से मिलना और अध्यापकों द्वारा पद्धति के बारे में पूछना। ठीक है, स्कूल के प्रशिक्षण फलों का विशेषण, ऑब्जर्व इंटरेक्शन इन क्लासरूम। देखो, इनमें सबसे लिस्ट पूछा है हमसे, लिस्ट यूजफुल, लिस्ट यूजफुल, तो ये सारे सही हैं। ठीक है, खुद ही वो भरना ये भी सही है, पर्सनल आस्क देम टीचिंग प्रैक्टिस ये भी सही है, ऑब्जर्व इंटरेक्शन क्लासरूम ये भी सही है, भाई बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसी, लेकिन एनालिसिस स्कूल रिजल्ट ये सही नहीं है। अब एक चीज देखो, आप बच्चे पता नहीं कैसे होंगे क्लास में। ठीक है, बच्चे कितने इंटेलिजेंट है कितने नहीं है, मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, टीचर अच्छा बच्चे पढ़ नहीं रहे और रिजल्ट लेके नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसमें टीचर में कोई फॉल्ट है। तो ये सबसे लिस्ट यूजफुल है। ठीक है, स्कूल के परीक्षा मतलब हम नहीं देख सकते, रिजल्ट को नहीं देख सकते कि टीचर अच्छा है बुरा, उसके रिजल्ट से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो बच्चे मतलब बच्चे के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने कितनी चीजें पढ़ी है, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चे की रुचि होनी चाहिए। अब बच्चे की रुचि है ही नहीं, टीचर मर रहा है पढ़ा रहा है बार बार और बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 10th देखो, पढ़ाते समय अध्यापिका समय समय पर अपने विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए परीक्षा लेती है। ठीक है, ऐसे परीक्षणों के परिणामों को वह उन क्षेत्रों में पहचानने के लिए उपयोग करती है, पहचानने के लिए उपयोग करती है जिसमें उसे अपने अनुदेश के बदलने और संशोधित करने की जरूरत होती है। तो सिंपल है, डायग्नोस्टिक कर रही है, वो पहचान रही है। ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कि अध्यापिका है निगरानी कर रही है बच्चों को पहचानने की, बच्चों में क्या कमी है क्या कर रहे हैं बच्चे, तो वो डायग्नोस्टिक आएगा इसमें। ठीक है, 11 देखो, रेमिडियल टीचिंग इज रिक्वायर्ड। रेमिडियल टीचिंग किसके लिए है? मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, समान बच्चों के लिए। देखो रेमेडी तो सबके लिए है, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी उपचार होता है, टीचर तो उसका भी उपचार करता है। ठीक है, एवरेज बच्चा है उसके लिए भी है, पिछड़े बच्चों के लिए भी है, मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए, मतलब इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए। ठीक है, और सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर त्रुटि संशोधित प्रक्रिया बच्चे को शुद्ध कराती तो उसे संशोधन नहीं करना चाहिए, गलत बात। ठीक है, ये तो गलत बात होगी। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, उसके लिए विद्यालय में कई देर तक बैठना पड़े, ये भी गलत बात है। कई देर तक बैठना ये सब कुछ रूल नहीं है। उसे बार बार की जाने वाली और सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों पर अधिक संशोधन। त्रुटि तो सारी है, चाहे बार बार हो चाहे कम हो चाहे कैसे भी हो, ये भी गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसे त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और देखते ही बता दोगे ऐसे तो। ठीक है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है बच्चों की त्रुटियों के बारे में? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। देख, सबसे मतलब बेस्ट ही लिख दिया स्टार्टिंग में ही। जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा एरर करता है, वो सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। अगर वो सीख रहा है तो गलती तो करेगा ही। अगर कोई भी बच्चा गलती नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सीख भी नहीं रहा। ठीक है, अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब वो सीख नहीं रहा। ठीक है, अगर बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, तुम क्वेश्चन करोगे तभी तो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तुम पढ़ोगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी। अब कोई बच्चा स्टेट की तैयारी ही नहीं कर रहा, उसको क्या पता सिलेबस में क्या, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तुम्हारी ढेरों प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है, बाकी सारे ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है बच्चों की त्रुटियों से वही है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में बताओ। बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक
का अनुकरण करना चाहिए, गलत बात। बच्चों की गलतियों की गंभीरता से लिया जाने को तो दंड देना चाहिए। देखो कितने भयानक है ऑप्शन, ठीक है। पेडागोजी में तो मतलब गलती से देखना भी मत इनकी तरफ। तो बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है, गलत बात। हमारा ऑप्शन है ए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यहाँ पर अपना इवेल्युएशन कंप्लीट हुआ। कल हम करेंगे टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स अच्छी क्लास है वो भी, और उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन हैं काफी, ठीक है। तो आज की क्लास और कल की क्लास तो ये मानो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 नंबर तो आपके आ ही जाने चाहिए। सीटेट रीट वगैरह में तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, और वहीं से क्वेश्चन उठा उठा के पटक रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।